सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हेल्थ प्रमोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स में बेसिकली आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और यहीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो होता है वो लॉन्ग टाइप में हमेशा पूछा जाता है। जल के स्रोत एवं विशेषताएं अथवा जल शुद्धिकरण की विधियों को समझाइए। तो इसका पूछने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है जब एग्ज़ाम में आप जाइए। तो जल के स्रोत क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से आप जल को पा सकते हैं और ये उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, और जो जल होता है उसको आप किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। तो ये पूछने का मतलब है। तो जल प्राप्ति की स्रोत जो है वो 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, जल आप कहाँ कहाँ से पा सकते हैं। एक तो वर्षा का जल आप पा सकते हैं। आप अपने दिमाग से खुद सोचिए, ये सब क्वेश्चंस ना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद आप खुद ये चीज़ें सोच कर लिख सकते हैं। आप जल कहाँ से पा सकते हैं। समुद्र से पा सकते हैं, नदियों से पा सकते हैं, कुएँ से पा सकते हैं, यही सब से तो जल पाएंगे। आपको ये सब चीज़ें रटनी, देखिए जो रटने वाली चीज़ें रहती हैं उसी को रटा जाता है। बाकी रटने वाली चीज़ें जो ना हो उसे नहीं रटना चाहिए। यही होता है स्मार्ट स्टडी। तो ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्षा का जल होता है और दूसरा जो होता है वर्षा का जल मतलब जो वर्षा से प्राप्त होता है, सतही जल जो सतह से प्राप्त होता है, जैसे कि नदी हो गया और फिर समुद्र हो गया। वैसे समुद्र का जल तो आप नहीं पी सकते हैं, लेकिन बात बताने की है, एक तालाब का हो गया। और भूमिगत जल मतलब होता है जो पृथ्वी के अंदर रहता है, जैसे कि जब जो हैंडपंप वाला जल होता है, नलकूप वाला जो जल होता है, ये सब जो होते हैं वो भूमिगत जल के अंतर्गत आते हैं। तो वर्षा का जो जल होता है वो प्रधान स्रोत होता है। वर्षा से प्राप्त जल को शुद्ध एवं स्वच्छ माना जाता है। देखिए, ऐसे तो माना तो जाता है कि वर्षा का जल जो है वो शुद्ध होता है, लेकिन जब तक ऊपर रहता है तभी तक शुद्ध रहता है ना। जब हमारे ज़मीन पे पड़ जाता है, जैसे कि तालाब का जल हो गया, जब तालाब में जल पड़ जाएगा तो वो कैसे शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि गाँव का सारा कचरा तो तालाब में ही जा रहा है, तो उसको हम शुद्ध नहीं मान सकते हैं ना। तो यही बात होती है। तो फिर उसको शुद्ध करने के लिए भी बहुत सारी विधियों को अपनाया जाता है। सतही जल क्या होता है। तो सतही जल जो होता है वो पत्थरों, ईंटों की चिनाई से जलाशय बनाए जाते हैं। इन जलाशयों से अवाह या कैचमेंट क्षेत्र से जल छनकर आता है। तो सतही जल जैसे कि कुएं वाला जल हो गया, मैंने बताया, तालाब वाला जल हो गया, ये सब, और जो वहाँ का भी बांध बनाकर जो जल को रोका जाता है वो भी सतही जल होता है। नदियों का जल भी सतही जल में भी आता है, वर्षा के जल में भी आता है, क्योंकि कुछ नदियाँ जो होती हैं वो ग्लेशियर से आती हैं और कुछ नदियाँ वर्षा का जल इस वजह से कहते हैं, जैसे कि कुछ नदियाँ जो होती हैं वो वर्षा पर ही डिपेंड करती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। तो ये सब जो नदी हैं ये वर्षा के जल की नदियाँ हैं। तो इसी तरीके से लूनी नदी हो गई जो राजस्थान में बहती है। तो ये सब जो नदियाँ होती हैं वो कैसी नदियाँ होती हैं, ये सब वर्षा के जल की स्रोत होती हैं। और जो गंगा हो गई, यमुना हो गई, तो ये सब ग्लेशियर से निकलती हैं। तो इन सबको हम वर्षा का जल का स्रोत नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं, जो कि हिमालय से निकलती हैं। और भूमिगत जल क्या होता है। तो भूमिगत जल, यह जल सतही जल की अपेक्षा अधिक शुद्ध होता है। भूमिगत जल जीवाणु संक्रमण से मुक्त, सतह शुद्ध, निरसर पूर्ति वाला जल होता है। देखिए, जो नलकूप का जल होता है, हैंडपंप से जो हम लोग निकालते हैं, वो जल सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि वो जो होता है वो पृथ्वी के अंदर रहता है और उसी फीट की गहराई के अकॉर्डिंग हम लोग खुदाई करवाते हैं, उसके बाद वो जल प्राप्त होता है। तो उस जल को देखते होंगे आप लोग, यहाँ सिटी वगैरह में भले सब लोग क्या करें कि प्योरिट का पानी लगवाएं, ये करें वो करें, दुनिया भर की तमाम नौटंकी करें, लेकिन गाँव में क्या होता है कि उसी जल को पिया जाता है, नलकूप वाले ही जल को पिया जाता है। और काफ़ी सब लोग क्या रहते हैं, काफ़ी तंदुरुस्त भी रहते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी उनको जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि वो जल जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जल शुद्धिकरण की निम्न विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे आप जल को शुद्ध कर सकते हैं। पहला है कि उबालना चाहिए जल को। सबसे आसान विधि होती है कि आप क्या करें कि जल को उबाल दें और उसमें जितने भी कीटाणुस बैक्टीरिया होते हैं वो सब मर जाते हैं। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन के थ्रू आप कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है स्लो सैंड एंड बायोलॉजिकल फिल्टर। तो ये स्लो सैंड इसमें क्या होता है, जो इसमें जो सैंड रहती है ना, जो बालू रहते हैं, जो ये सब चीज़ें रहती हैं, वो छन के आ जाती हैं इस मेथड से। और चौथा क्या है, रैपिड सैंड फिल्टर, मैकेनिकल फिल्टर। तो ये सब मशीनरी कलर
करण के द्वारा होता है, जैसे कि जो प्योरेट का जल लगाया जाता है, आरओ वगैरह, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इस तरीके से जल को शुद्ध किया जाता है, क्लोरीन डालकर या फिर ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी जल को शुद्ध किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी विधियाँ होती हैं जिससे जल को शुद्ध कर सकते हैं। अब देखिए, उबालने की जो विधि है वो सबसे आसान विधि मानी जाती है, और जो प्योरेट का पानी जैसे आरओ वगैरह हो गया, इन सब से भी जल को शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो इन सब चीज़ों को नहीं खरीद सकते हैं, आरओ नहीं लगवा सकते। तो उनके लिए सबसे आसान विधि यही रहती है, वो जल को उबाल लें या फिर क्लोरीन से अपने जल को शुद्ध कर दें। तो इसमें भी जैसे कि ये भी देखा जाता है कि पानी के अकॉर्डिंग क्लोरीन भी डाला जाता है। ये नहीं है कि पानी 1 लीटर है आप 1 किलो क्लोरीन ही डाल दें। तो इस सब का मेथड होता है कि उस तरीके से जल को शुद्ध किया जाता है। कुसमायोजन के नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कौन सा है, तो कुसमायोजन के सभी कारण क्या हैं। देखिए, मैं इसमें आपको शॉर्ट पे में बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आपके एग्जाम्स आ गए हैं तो आपका रिवीजन हो सके। बस बाकी आप चीज़ों को तैयार कर ही चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप इतनी चीज़ों को जान जाते हैं तो आई होप आप लोग जो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा रिस्पांस दे सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी चीज़ें जब याद हो जाएंगी, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ, फिर आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं बता रही हूँ। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एग्ज़ाम टाइम में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखें। तो कुसमायोजन के सभी कारण क्या हैं। कुसमायोजन जो होता है वो कई कारणों से हो सकता है। कौन कौन से वो होते हैं, तो दबाव समायोजन का प्रमुख अवरोधक होता है। जैसे दबाव पड़ता है, समायोजन जो होता है वो कुसमायोजन में बदलता है। तो कुसमायोजन मतलब होता है कि परिवार में अच्छे तरीके से समायोजन नहीं कर पाना। समायोजन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। समायोजन क्या मतलब होता है कि अच्छे तरीके से अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने स्कूल में, मतलब आप जहाँ भी रह रहे हैं सामाजिक स्तर में, आप अच्छे तरीके से अपनी जो व्यवहार होती है वो सबको अच्छे तरीके से लोगों के साथ बनाकर रखें, एक अच्छे व्यवहार के साथ रहें। लेकिन उसी का जस्ट भी अपोजिट जो होता है वो कुसमायोजन होता है। मतलब कुसमायोजन का मतलब ये समझिए कि कोई व्यक्ति अगर समाज में लड़ाई कर रहा है, अच्छे तरीके से नहीं रह रहा है, अपनी उसकी मतलब हमेशा एक लोग को आप देखते होंगे कि हमेशा कुछ भी छोटी सी बात करो, हंसी की बात करो, अगर मजाक आप सोच रहे हो कि हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं गुस्सा होगा, लेकिन वो उसको भी उल्टा ही समझ के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ें कुसमायोजन के अंतर्गत आती हैं। अब इसका क्या कारण हो सकता है उसको जान लेते हैं। तो कारण इसके हैं, एक तो पारिवारिक कारण होता है, परिवार में किसी भी प्रकार का तनाव होना या फिर परिवार की स्थिति का ठीक ना होना, इन सब की वजह से भी कुसमायोजन आता है। किसी को देख के जलना, फिर उसके बाद उससे कंपटीशन करना, या फिर परिवार में कभी कभी ये भी होता है जैसे कि कोई अगर जैसे 2 बच्चा है, पहला बच्चा जो होता है वो कमाने लगता है और दूसरा जो बच्चा है वो नहीं कमा रहा है, तो उसको घर पे बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिलते हैं। इस वजह से भी कुसमायोजन की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। संवेगात्मक कारण वही सब होता है। स्वास्थ्य के कारण, जैसे कि किसी का भी स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होता है तो उसे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और स्वास्थ्य ना ठीक रहने की वजह से वो हमेशा उसके अंदर चिड़चिड़ापन लगा रहता है। या फिर जैसे कि कभी कभी ये भी होता है कोई क्रोनिक बीमारी का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय से बीमारियां चली आ रही हैं, जैसे कि लेप्रोसी हो गया, या फिर एड्स हो गया, कैंसर हो गया। तो ऐसे सब बीमारियां, तो वो व्यक्ति अपने आप को अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस करता है कि मुझे ही क्यों हुआ, और बाकी सारे समाज तो ठीक है, सबको किसी को भी नहीं हुआ, बट मुझे ही ये बीमारी क्यों हो गई। उसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब रहता है, और उसे अगर कोई भी कुछ कह देता है तो बहुत जल्दी वो चिल्लाने लगता है, भड़क जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से होता है। अशिक्षा के कारण, आर्थिक कारण क्या होता है, जैसे कि फैमिली में हमेशा आर्थिक कारण की वजह से तो कुसमायोजन हमेशा बना ही रहता है। देखिए, जब पैसा नहीं रहता तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होती है, और अगर कोई भी सामान लाने की बात हुई या जो आवश्यकताएं होती हैं, वो नीड्स जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो उस वजह से लड़ाई होती है। कोई छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर लाने की बात होती है तो इधर पैसा नहीं रहता, उधर घर से प्रेशर बनता है कि नहीं लाना ही लाना है। तो इस सब चीज़ों में भी क्या होता है कि आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कुसमायोजन पे। अशिक्षा के कारण, जैसे कि अशिक्षा क्या है कि व्यक्ति अगर शिक्षित नहीं रहता है, तो अगर व्यक्ति, आप देखते होंगे बहुत सारे घरों में आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे लोग पढ़े लिखे रहते हैं वहाँ अगर कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत सहनी पड़ती है या फिर थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं भी मिलती हैं, तो भी व्यक्ति क्या करता है, शांति से अपना काम कर लेता है, और उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि चलो ठीक है, नहीं मिला, छोड़ो, इतने के लिए हम संतोष कर लेंगे। लेकिन जब वहीं अशिक्षा का अभाव रहता है, शिक्षा नहीं रहती
होती है किसी के अंदर, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई वो लोग करते हैं, क्योंकि उनको ना समाज का डर रहता है, ना किसी का, ना अपनी इज्जत का, ना बेइज्जत का। तो इस वजह से उनका कोई समाज नहीं रहता, अशिक्षित रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो भी नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने लगते हैं। और वहीं आप देखते होंगे जो समाज ऐसा होता होगा जो जिसके घर में काफ़ी सब लोग पढ़े लिखे हैं, इज्जत वाले हैं, या फिर जॉब वगैरह कर रहे हैं अच्छी खासी, तो वो लोग समाज का भी उनको अंदर डर रहता है कि अगर हम इतनी छोटी चीज़ों के लिए लड़ेंगे तो समाज हमें क्या कहेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये इसी वजह से कुसमायोजन की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। वाटर सील लैट्रिन क्या होता है, तो लैट्रिन के बारे में भी है। तो ये सब चीज़ें आप तो एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको आ सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये सब क्योंकि क्या चीज़ें हैं कि ये सब आपकी दैनिक जो आप कार्य विधि कर रहे हैं उसी के अंतर्गत आती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेंटल हेल्थ में हेल्थ प्रमोशन में आप मेंटल हेल्थ को पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, और जो वो एनाटॉमी का पार्ट है उसको पढ़िए अच्छे तरीके से। बाकी ये जो है ये तो जो हाइजीन वाला है, इस सबको तो आप एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। तो वाटर सील लैट्रिन क्या होता है, तो इसके 2 नमूने बनाए गए हैं। कौन कौन से, परंतु व्यापक जो होता है प्रयोग में दूसरे को मान्यता प्राप्त है। पहला जो होता है PRAI, जिसको प्लानिंग एंड एक्शन इंस्टीट्यूट लखनऊ ने ईजाद किया है, और RCA रिसर्च कम प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट सैनिटेशन की अंतर्गत ये आता है। तो वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। वाटर सील लैट्रिन, शायद रुकिए मैं बताती हूँ। तो इस नोट्स में शायद मैंने लिखा नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ओरली बता दे रही हूँ, शायद आपको ऐसे ही समझ में आ जाए क्योंकि इसमें लिखी नहीं हो। तो देखिए जो शौचालय होता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर शौचालय ही आए तो किस तरीके से लिखना है। तो टाइप्स ऑफ जो लैट्रिन होता है वो इस प्रकार के शौचालय जो होते हैं वर्म से बनाए गए। पहला जो होता है बोर होल लैट्रिन होता है, जो वर्म से बनाए गए छिद्र के समान शौचालय होते हैं। तो इस प्रकार के जो शौचालय होते हैं वो ज़मीन में 30 से 40 सेंटीमीटर की गहराई पर मतलब तथा और जो मतलब उनका ज़मीन में 30 से 40 सेंटीमीटर होता है व्यास, और जो 20 फीट गहरा होता है खड़ा गड्ढा खोदा जाता है, या कुएं से कम 30 फीट दूर होना चाहिए, जिससे कुओं का जल दूषित ना हो। इसके जो छिद्र होते हैं कि ऊपर बीच में खुला तथा पायदान से युक्त क्रॉस स्लैब लगाया जाता है, जो आप नॉर्मली देखते हैं कि रहता है। एकांत के लिए शौचालय के चारों ओर से एक उपयुक्त घेरा बना देना चाहिए। इस प्रकार से शौचालय जो होता है वो केवल पारिवारिक प्रयोग के लिए किया जाता है। गड्ढे वाले भी होते हैं जिसको डग वेल लैट्रिन कहते हैं। तो इस प्रकार के मल को धारण करने के लिए 75 सेंटीमीटर व्यास तथा 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढे के ऊपर बैठने के लिए जो एक बैठने की वो होती है सीट होती है उसको लगा देना चाहिए, और शौचालय की एक अधिरचना द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो शौचालय होते हैं वे बर्म से बनाए गए छिद्र के समान शौचालय की अपेक्षा अधिक क्षमता इनके अंदर होती है। वहीं बात करें कि वाटर सील लैट्रिन की, तो इसमें जो होता है स्थिति क्या होती है, जो संडास होता है वो जल पूर्ति के स्रोत से कम 15 मीटर दूर स्थित होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जल भी स्रोत ले लेता है उसका, तो इस वजह से जल शुद्ध रहे, इस वजह से 15 मीटर घेरे में स्थित नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी में होना चाहिए। बैठने की जो प्लेट होती है वो सीमेंट कारकेट की बनी होती है, और ये 9 वर्ग फुट तथा 2 इंच मोटी होती है। अगर इसके जो पात्र की बात करें कि किस तरीके से इसमें पानी वगैरह की व्यवस्था होती है, तो जो होता है स्टूल में धोने वाला जो पानी होता है वो कटाह में गिरता है, और कटाह की भीतरी सतह चिकनी होनी चाहिए, जिससे मल इधर उधर ना चिपके आराम से चला जाए। तो यही सब होता है। बाकी आप लोग अच्छे तरीके से ये पढ़ लेना, ये क्या ही मैं पढ़ाऊँ, आप लोग को खुद ही पता है, ठीक है। मानसिक विकार के ICD वर्गीकरण के F2। वैसे आप लोग को ये चैप्टर पढ़ते हुए थोड़ा अजीब लगता होगा, मुझे भी बहुत मतलब मुझे पढ़ाने में भी अजीब लगता है ये चैप्टर कि हाँ वाटर सील लैट्रिन ये वो, तो आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। अगर खाना खाने आप लोग बैठे हो ना तो खाना खाने का मन ना करे ये यूनिट पढ़ के। फिर ठीक है, मानसिक विकार के ICD वर्गीकरण के F2 से आप क्या समझते हैं। किसी भी एक प्रकार के मानसिक विकार पर चर्चा करें। तो देखिए F2 तो क्या होता है, ये मानस रोग भ्रांतिमय रोग है जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें एक प्रकार जो है वो भययुक्त उद्वेग विकार है। तो ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझते हैं।
यह अनजाना तर्कहीन विकृत डर है जिसके कारण रोगी डरावनी वस्तुओं, क्रियाओं अथवा स्थिति से बचने की कोशिश करता है। यह प्रतिक्रियात्मक ढंग से अचेतन डर की अभिव्यक्ति हो सकती है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति जो होता है वो किसी भी अपनी जो सच्चाई होती है उसको फेस करने से उसको एक्सेप्ट करने से बचने के लिए क्या करता है कि अलग अलग तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। कारण क्या होता है इसमें, जीव वैधानिक व्यक्तित्व जीवन के अनुभव, मतलब उसके जीवन के अनुभव कुछ ठीक नहीं होते हैं, उस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। घर एवं पुनर्वास केंद्र पर वृद्धों का देखभाल क्या होता है। तो पुनर्वास चिकित्सकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक उपायों का एक ऐसा संयुक्त समन्वित प्रयास है जिसमें वह क्या होता है कि पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को संभावित उच्चतम स्तर तक क्रियात्मक रूप से सक्षम बनाया जाता है। इसका मतलब समझिए, घर एवं पुनर्वास केंद्र पर वृद्धों की देखभाल कैसे की जाती है। देखिए पुनर्वास क्या होता है कि पुनर्वास में एक चिकित्सकीय वो होता है, मतलब एक थेरेपी दी जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि व्यक्ति अगर उस चीज़ में तो नहीं आ सकता, पहले के स्टेज में तो नहीं आ सकता है, लेकिन उसको अच्छी लाइफ वहाँ तक लाने के लिए जैसे वह पहले था उसमें तो नहीं आ सकता है पूरे तरीके से, लेकिन हाँ तब भी जितना वो आ सकता है उतना प्रयास किया जाता है कि उसे उस तरीके से अच्छी लाइफ दी जा सके। तो यही चीज़ होती है इसके अंदर। भोजन निषेध रीति रिवाज क्या होता है और इसका स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था में महिला को कम खाना देना चाहिए, नहीं गर्भ का आकार बढ़ जाता है और वह कठिन प्रसूति का कारण बनती है। देखिए भोजन निषेध रीति रिवाज कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे क्या होता है कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसे बहुत गलत प्रभाव डालते हैं। कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो कि स्वास्थ्य पर अधिक अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं, वो काफ़ी बुरा प्रभाव डालते हैं। तो इन्हीं सब रीति रिवाजों से बचने के लिए एएनएम क्या करती है, जाकर गांव-गांव में लोगों को शिक्षित करती है। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था में कम भोजन दिया जाना चाहिए, जबकि ये बिल्कुल गलत है। प्रेगनेंसी के दौरान और भी ज़्यादा भोजन को दिया जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि माता जो होती है वो भी एनीमिक हो जाती है और बच्चा भी एनीमिक हो जाता है, फिर बाद में आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। नेक्स्ट ये माना जाता है कि पपीता खाने से गर्भपात होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि पपीता वगैरह खाने से और सेहत अच्छी बनती है। भाई ये कौन बोल देता है। बीमार बच्चों को खाना नहीं देना चाहिए। अगर आप बीमार बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे तो वो फिर जो उनके अंदर बीमारियां हैं और ज़्यादा पनपेंगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत गलत इफेक्ट डालती हैं। डायरिया या हैजे से पीड़ित व्यक्ति को क्या किया जाता है कि कम जो फ्लूइड युक्त भोजन है उसको नहीं देना चाहिए, जबकि डायरिया में क्या करना चाहिए कि जो पतले आहार होते हैं उन्हीं को देना चाहिए। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो रीति रिवाज हैं। कौन सी रीति रिवाज जो समाज में चल रही हैं वो सही है, कौन सी रीति रिवाज गलत है, उनका आकलन करना चाहिए। उसके बाद समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहिए। फिर कचरे से निपटारा करने की विधि लिखें। तो कचरे से निपटारा करने की विधि क्या होती है। तो कूड़े में ढक्कन लगा हो ताकि, देखिए कचरे से निपटारा करने की विधियाँ निम्न होती हैं। पहले आपको लिखना है, फिर उसके बाद पॉइंट बनाकर लिखना है, जैसे पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकेंड, पॉइंट थर्ड, इस तरीके से बनाकर लिखना है तो आपके नंबर काफ़ी अच्छे स्कोर होते हैं। कूड़ेदान में ढक्कन लगा हो ताकि मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े कूड़े उस तक ना पहुँचे। ये चीज़ें आप बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप लोग पढ़ लेंगे ना। आई होप आप लोग, अगर आपके पास थोड़ा भी अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। वह छोटा होना चाहिए ताकि कूड़े कचरे से भर जाने पर उसे आसानी से उठाया जा सके, लेकिन इतना छोटा भी ना हो कि उसमें घर का कूड़ा भी ना आ सके। तो बेसिकली आपको पता है कि कूड़ा आपको किस तरीके से निपटारा करना चाहिए कि कूड़ेदान जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा रख देंगे तो क्या होता है कि आलस की वजह से ना हमें वो कूड़ा फेंकने का मन नहीं करता और फिर वहीं पर 15 दिन तक वो कूड़ा बदबू करता रहता है और फिर वो जो स्मेल होता है, जब वहाँ पर मक्खियाँ लगेंगी, मच्छर पनपेंगे, स्मेल करेगा तो हम ही लोग तो बीमार पड़ेंगे ना। आपके घर में है तो आप ही बीमार पड़ेंगे। तो इस वजह से कूड़ेदान जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम साइज़ में लेना चाहिए। ऐसी सामग्री का बना हो जिसमें पानी ना जा सके, साफ़ करने में आसानी हो और जिसे चूहे, बिल्लियाँ और कुत्ते आसानी से काट ना सके। जैसे कि आप प्लास्टिक की एक बाल्टी भी रख सकते हैं, जो एक कूड़ेदान की बाल्टी आती है उसको भी आप रख सकते हैं। आजकल तो अच्छी कूड़ेदान की बाल्टियाँ आने लगी हैं। तो इस तरीके से होना चाहिए कि जिससे जो
चूहे वगैरह हैं उसको काट ना सकें। कूड़ेदान में डाले गए कूड़े को रोज़ नज़दीक किसी खाद्य के गड्ढे या दूर खंजर में फेंक देना चाहिए। देखिए, कूड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक रखना चाहिए, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कूड़े से स्मेल आने लगती है, फिर वहाँ पे मक्खियाँ पनपती हैं, फिर यही सब चीज़ें होती हैं जो कि बीमारियों का कारण बनती हैं। तो इस वजह से हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हर दूसरे दिन कूड़े को फेंक देना चाहिए, अगर हो सके तो रोज़ डेली फेंकना चाहिए। तो यही सब चीज़ें होती हैं हेल्थ प्रमोशन के अंतर्गत। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप मुझसे डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, और आई होप मुझे मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ आप लोगों की करने की कोशिश करूँगी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।